Next ICDS in the series is ICDS 2, valuation of inventories. This almost matches to your accounting standard. ठीक है ना? Hardly there is any difference. So first of all, what is inventory? So inventory means valuation of inventory. Inventory can be raw material. Inventory can be WIP, work in progress, and inventory can be finished goods, but not except means there are other inventories for which other accounting standards or other ICDS are being prepared. So for that this will not work. For construction contract this will not apply. Why? Because construction contract is covered under another ICDS. And any WIP which is covered by any other standards, shares, debentures and other financial instrument held as a stock in trade, क्योंकि इसके लिए ICDS बनाया हुआ है. Produces inventory like livestock, agriculture, forest product, mineral oil, ores, iron ores, grasses. To the extent they are measured at a net realizable value. So usually these are to be measured at NRV. For this also this ICDS is not applicable. Machinery spares which can be used only in connection with the tangible fixed asset and their use. तो इन सब के लिए क्या बनाया हुआ है? आईसीडीएस बनाया हुआ है. तो इन्होंने बोला इसके लिए आईसीडीएस ऑन सिक्योरिटी रेफर करो. यहाँ इसके लिए आईसीडीएस ऑन टेंजिबल एसेट रेफर करो, आईसीडीएस 5 चलेगा. मेजरमेंट आप लोगों को पहले से पता है, आपको मैंने पूछा भी था. कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर. सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगा? कॉस्ट तो एक्चुअल कॉस्ट होता है, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अ सेलिंग प्राइस इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो सेलिंग प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस टाटा टाटा टा, ठीक है ना, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये दो आइटम अगर दिए होंगे एग्जाम में तो इसको माइनस करने हैं. तो इसको जो बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं? एनआरवी. जो फिनिश गुड्स होगा उसके लिए कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसका खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा. लेकिन रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगा. ठीक है ना? ये बात क्लियर होगी एनआरवी क्या है? ठीक है ना? अब कॉस्ट क्या होती है? तो कॉस्ट का भी उन्होंने अच्छा खासा डिटेल दिया हुआ है. कॉस्ट क्या होती है? तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल कंप्राइज ऑल कॉस्ट. जितनी कॉस्ट है सारी कॉस्ट. ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. अभी इन्वेंटरी जहां है या जिस कंडीशन में है वहां तक लाने के लिए जितना भी खर्चा किया उतना सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज करो या उसको ऐड करो. ऐसे बात किया गया. यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको जीएसटी का नॉलेज होगा तो आपको थोड़ा हर्ट होगा. बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज शैल कंसिस्ट परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस. बाप रे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को इंक्लूड करने बोला. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. अकाउंटिंग में नॉर्मली टैक्सेस को हम इंक्लूड नहीं करते. जीएसटी के लेक्चर थोड़े दिनों में चालू होने वाले हैं तो उनको वहां पे जिनको नहीं पता उनको समझाऊंगा. लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जीएसटी में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट करके कॉन्सेप्ट होता है. पता है आप लोगों को? जिन्होंने जीएसटी पढ़ा है उनको तो पता होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट करके कॉन्सेप्ट होता है. आईटीसी. यस. तो एन अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली और एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन. तो ये मैं टैक्सेस की बात क्लियर कर लेता हूं आपको. ऐसा यहाँ पे क्यों बोला गया? तो यूजुअली अगर मैंने ना, यूजुअली समझो, यूजुअली अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है 1000 रुपए का और उसके ऊपर मैंने जीएसटी भरा हुआ है 180 रुपीज का, तो मैंने भरा तो 1180 है, लेकिन मेरा जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट खाली 1000 ही होता है और मुझे आईटीसी मिलता है इसका 180 का. तो ये मेरा करंट एसेट होता है. ये क्या होता है? करंट एसेट होता है. करंट एसेट. यूजुअली ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आईसीडीएस 2 ने डेडिकेटली बोला कि नहीं इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको 1180 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इसका लॉजिक समझो क्या है. ठीक है ना? इसका लॉजिक समझो. आप जब सेल्स करते हो ना, सेल्स, तभी भी वहां पे ना इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है. मुझे बोलो अगर मैंने सेल्स किया होगा बाय सेल्स 1 लाख रुपए का मैंने सेल्स किया था, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी जो था वो 18,000 का था, तो मेरा टोटल सेल्स कितना पे रिकॉर्ड होगा पता है? 1,18,000 पे. 1,18,000 पे टैक्स बोलता है सेल्स भी आप इंक्लूसिव टैक्स मान लो, जबकि आपका एक्चुअल में सेल्स जो है वो खाली 1 लाख का है. लेकिन नहीं, इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि नहीं बाबा ऐसा नहीं होता. इनकम टैक्स लॉ बोलता है 1,18,000 आपका इनकम मानो. और सुनो, आपने जो गुड्स परचेज किए होंगे टू परचेज,
पकड़ लो आपने 80,000 के गुड्स परचेज किए थे, तो आपका कॉस्ट 80,000 नहीं है, 80,000 में उसमें भी टैक्स इंक्लूड करो, 80,000 का 80% आता है 14,400 आता है, ये जीएसटी है, तो इसको इंक्लूड करने बोला है उन्होंने। 14,400 इंक्लूड करोगे तो ये रिकॉर्ड होगा 94,400। तो अब जरा समझने का ट्राई करो, सेल्स भी उन्होंने इंक्लूसिव रिकॉर्ड करने बोला हुआ है, सेल्स भी उन्होंने इंक्लूसिव रिकॉर्ड करने बोला है, और परचेज भी उन्होंने इंक्लूसिव रिकॉर्ड करने बोला है। सर ऐसे क्यों? क्योंकि ये इंक्लूसिव ना, अब जिनको जीएसटी का नॉलेज है वो लोग मुझे बताओ, मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी कितना है, आउटपुट लाइबिलिटी कितना है जीएसटी का? मेरा आउटपुट लाइबिलिटी मुझे 18,000 भरना है, बट एम आई गोइंग टू सेल, एम आई गोइंग टू पे 18,000? नहीं, इसमें से क्या माइनस होगा? परचेस वाला आईटीसी माइनस होगा, तो इसको आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी कितने का है मेरे पास? 14,400 का। तो कैश में कितना पे होगा? कैश में कितना पे होगा? 3,600 3,600 पे होगा। 14,400 माइनस होगा, तो 3,600 ही खाली पे होगा। अभी 3,600 जब पे होगा, तो हमने बोला है सेक्शन 43B में, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 43B में हमने क्या बोला है कि सेक्शन 43B में इसका डिडक्शन तभी देंगे जब ये एक्चुअल पे होगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई। ये बात याद आ रहा है आपको? यस यस। तो ये जब पे होगा तभी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, जब ये पे करोगे तभी यहाँ पे क्या कर लेना, टू जीएसटी करके डेबिट कर लेना। कितना? 3,600। ये यहाँ पे 3,600 ये आए, और टोटल इफेक्ट अभी आप देखोगे तो 18,000 क्रेडिट हुआ है और 18,000 डेबिट हुआ है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में हुआ है। एक आईटीसी के फॉर्म में हुआ और एक कैश के फॉर्म में हुआ है। तो 18 क्रेडिट किया, 18 डेबिट किया, तो इट इज नाइदर ए इनकम नॉर एक्सपेंस इन रियल लाइफ। ये बरोबर है? Yes. Yes, क्योंकि it was a liability you must have collected it and you should deposit it before due date of return। हाँ, लेकिन अगर ये टाइम पे भरोगे नहीं तो ये डेबिट नहीं होगा, ठीक है ना? टाइम पे नहीं भरोगे तो ये डेबिट नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा तो आपका इनकम उतने से बढ़ जाएगा करंट ईयर का। ऐसा एक चेक कंट्रोल गवर्नमेंट को डालना था, करके उन्होंने ऐसे किया हुआ है। बस मुझे इतना ही बताना था, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खाली इतना याद रखो, जब रिकॉर्ड करोगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस मारना पड़ता है। तो दूसरा है तो बोलो। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड अदर सिमिलर आइटम शैल बी डिडक्टेड। बताओ, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं क्या कभी कॉस्ट में? नो नहीं, वो सब ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता इंक्लूडेड, तो वो हम माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सर्विस शैल कंसिस्ट ऑफ लेबर एंड अदर कॉस्ट ऑफ पर्सनल एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सुपरवाइजरी एंड एट्रिब्यूटेबल ओवरहेड। तो चलेगा, सर्विस में क्या क्या आना चाहिए उन्होंने बोला? उसको बोलो, करेंगे तो ना, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, इधर बैठने बोलो, दोनों को स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है कॉस्ट शीट आप लोगों ने बहुत बार बनाई जिंदगी में। तो रॉ मटेरियल के बाद सैलरी, लेबर कॉस्ट सब कुछ ऐड होने के बाद ओवरहेड का भी अलोकेशन किया जाता है। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड समझ रहे हैं आपको? एट्रिब्यूटेबल ओवरहेड मतलब अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, बरोबर ना? यस। आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना? कॉस्ट शीट वगैरह प्रिपेयर क्या होगा बचपन से तो समझेगा आपको। Cost of conversion of inventory shall include cost directly related to unit of the production and systematic allocation of fixed asset, fixed cost and variable production overhead shall be that are incurred in converting the material into finished goods। पता है आपको कन्वर्जन कॉस्ट का डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो यही होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलोकेशन। अदर कॉस्ट shall be included in the cost of inventory only to the extent they are incurred in bringing inventory to the present location and condition। और भी कोई कॉस्ट होगी जो प्रेजेंट कंडीशन या लोकेशन में लाने के लिए इनकर किया होगा तो उसको भी इंक्लूड करना है। सर इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपको A16 बताएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द स्टॉक है तो ऐड करेंगे, जनरल है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो क्या बोलता है, इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री unless they meet the criteria for recognition of interest as
कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट स्पेसिफाइड इन इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट का जो आईसीडीएस है, कौन सा आईसीडीएस था बोरोइंग कॉस्ट का, जल्दी बोलो। 16. नहीं आईसीडीएस पूछ रहा हूँ, एस तो 16 है, आईसीडीएस 9. 9. सेकेंड लास्ट 9। ठीक है चलो। इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉलोइंग कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या? एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल। बताओ वैसे भी आप एबनॉर्मल को लगाते हो क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा, आप प्रोडक्ट को चार्ज करते हो क्या एबनॉर्मल लॉस? नो, नहीं. नॉर्मल लॉस चार्ज होता है, एबनॉर्मल लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरेज कॉस्ट अनलेस द स्टोरेज आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रायर टू द फर्दर प्रोसेसिंग। तो स्टोरेज कॉस्ट जो वेयरहाउसिंग कॉस्ट होता है ना, तो फिक्स एसेट फिक्स गुड्स बनने के बाद वेयरहाउस कॉस्ट चालू होता है, बरोबर ना। फिक्स गुड्स बनने के बाद वेयरहाउस कॉस्ट चालू होता है, बरोबर। हाँ. तो वो ऐड नहीं करने का फिक्स एसेट के कॉस्ट में, फिक्स गुड्स के कॉस्ट में, ठीक है ना। हाँ लेकिन रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी को अपने फैक्ट्री में रखा हुआ है, तो वो तो स्टोरेज पे इंसिडेंटल है, उसको ऐड करके चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी ऐड नहीं करने का, क्योंकि एडमिन तो ऑफिस के ओवरहेड होते हैं, वो भी ऐड नहीं करने का, ठीक है ना। सेलिंग कॉस्ट तो बिल्कुल ऐड नहीं करने का, क्योंकि ये गुड्स बनने के बाद बने हुए हैं। ओके आगे चलता हूँ। सर कौन से मेथड आपको पता है, कौन सी मेथड फॉलो होती है यूजुअली? फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड? जल्दी बोलो। लिफो तो डिलीट हो गया, FIFO, Weighted average. ये कौन सी मेथड को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए यूजुअली? ये पढ़ा है आप लोगों ने वेटेड एवरेज फीफो किया है कभी जिंदगी में? Yes, sir. Yeah. कंपटीशन में क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, लोगों को लगता है यूजुअली फीफो या वेटेड एवरेज फॉलो होता है, आंसर नो। यूजुअली जो होता है ना, वो स्पेसिफिक यूनिट आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो होता है। मुझे बोलो मर्सिडीज वाले जब कार बनाते होंगे, तो क्या सारी कार सेम बनती है? नहीं, नहीं. क्या उनको पर्टिकुलर कार का एक्सपीरियंस पता होगा कि इस कार को बनाने के लिए, इस मॉडल को बनाने के लिए हमें इतना इतना खर्चा पड़ा, ये पता होगा उनको? कार वाइज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं पता होगा उनको? क्या लग रहा है आप लोगों को? पता होगा. पता होगा। तो उन्होंने बोला जब आपको पता है इस पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्ट कितना ही होता है, तो आप उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, फीफो लीफो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन जिंदगी में कब, जैसे पार्ले जी वाले, अब पार्ले जी वाले एक बिस्किट का अलग से कॉस्ट नहीं लगा सकते, तो उस जगह पे फीफो या वेटेड चलेगा। तो जहां पे यूनिट ज्यादा होते हैं और पर यूनिट कॉस्ट डायरेक्टली निकाला नहीं जाता, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फीफो या वेटेड करना होता है। ये आपको मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं। मुझे अगर जिंदगी में कभी लगा कि मुझे मेथड चेंज करनी है, तो कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, आपका आंसर नो होना चाहिए इसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कर सकते हैं व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन लॉ और चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ये तीन सिचुएशन में होगा तो ही चेंज होगा। और अकाउंट आईसीडीएस में लैंग्वेज यूज किया रीजनेबल कॉस्ट। आईसीडीएस में क्या लैंग्वेज यूज किया? रीजनेबल कॉस्ट। आप यूजुअली चेंज नहीं करोगे विदाउट अ रीजनेबल कॉस्ट। अगर रीजनेबल कॉस्ट होगा तो चेंज करोगे, रीजनेबल कॉस्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं करोगे। तो यूजुअली चेंज नहीं करना होता, क्योंकि बेसिक अजम्पशन क्या है? फंडामेंटल अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आपने मेथड चेंज किया तो यू आर गोइंग अगेंस्ट कंसिस्टेंसी। आर यू गेटिंग दिस? हेलो? Yes, sir. यस, ठीक है ना। चलो इस स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर क्या क्या है, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है? बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री, तो चलो वो तो बताना पड़ेगा। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। आईसीडीएस 2 हो गया मेरा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी एप्लीकेबल होता है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी एप्लीकेबल होता है। सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को ही एप्लीकेबल होता है। तो स्कोप देखो क्या क्या है। The standard applied to the determination of income for a construction contract for a contractor। ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्टी को नहीं लगता। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टर, किसे देता है? कॉन्ट्रैक्टी को। नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्टर को देता है। कॉन्ट्रैक्टर को। तो गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्टी है तो कोई प्राइवेट कंपनी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर होती है, ठीक है ना। ICDS 3 जो है या AS 7 जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एप्लीकेबल होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, जो रोड बना रहा है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, उसे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट or a combination of their ultimate purpose or combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function of their ultimate purpose and use includes, ठीक है ना। क्या है? Contract for rendering services which are directly related to construction of an asset, तो construction के लिए होता है। For an example, those for service of project managers and architect, तो managers and architect भी वहां पे यूज होंगे, चलेगा। Contract for destruction and restoration of asset, तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है। जैसे आपके यहाँ पे काला चौकी में बात हुई थी, अभी जो पुराने जो बिल्डिंग्स है उनको गिरा के नई बिल्डिंग बनानी है, तो इवन डिस्ट्रक्शन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है, एप्लीकेबल होता है, बरोबर ना, क्योंकि वो पहले डिस्ट्रक्ट करेगा फिर रिस्टोर करेगा। आगे चलते हैं। Construction contract are formulated in number of ways which are classified as a fixed price contract and cost plus contract। ये आपको सुना है, ये आपने सुना है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी तो सुना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में या हाँ। एस्केलेशन क्लॉज कहाँ पे होता है? एस्केलेशन क्लॉज कहाँ पे होता है? एस्केलेशन क्लॉज कहाँ पे होता है? एस्केलेशन क्लॉज पता तो क्या है आपको? पता है डिमोनेटाइजेशन नहीं, सॉरी, ये अपना जो लॉकडाउन के पहले ना, कोविड सिचुएशन के पहले जो सीमेंट का बैग ना 380 रुपए पे मिलता था, 380 रुपीज पर बैग, लॉकडाउन के पीरियड में वो बैग हो चुका था 500 रुपीज, ठीक है ना। जो सैंड है ना, सैंड, वो जो 18,000 रुपीज को पूरा ट्रक मिलता था, पूरा ट्रक भर के सैंड मिलता 18,000 रुपीज को, वो हो गया था 27,000 रुपीज, ठीक है ना। स्टील का भी जो है ना पर केजी रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग रुका दिया था कुछ पीरियड के लिए, तो सप्लाई रुका था, कम से कम सप्लाई रुका था, ट्रांसपोर्ट रुका दिया था उन्होंने, और कंस्ट्रक्शन तो चालू था हर जगह पे, हमारा घर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो आपको नहीं लग रहा, अगर मैंने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मतलब गवर्नमेंट को मैंने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और आगे जाके मटेरियल की प्राइस देखो 1% 2% से चेंज होती तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 20% से मटेरियल की प्राइस अगर चेंज हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़नी चाहिए, ऐसे आपको नहीं लग रहा? यस। ये प्रॉब्लम कौन से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में नहीं होगा? कॉस्ट प्लस में। कॉस्ट प्लस में क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि कॉस्ट प्लस में मैंने जितना भी कॉस्ट इनकर्ड किया हुआ है उसका प्लस मुझे 10% गवर्नमेंट प्रॉफिट देता है। तो कॉस्ट 1 करोड़ हुआ तो गवर्नमेंट मुझे 1 करोड़ प्लस 10% देगा, ठीक है ना। 10% फॉर एग्जांपल में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। अगर कॉस्ट अगर 5 करोड़ हो गया तो 5 करोड़ प्लस देगा, 5,000 करोड़ हो गया तो 5,000 प्लस देगा। तो कॉस्ट प्लस में हमें एस्केलेशन क्लॉज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे जो रियल कॉस्ट होता है प्लस गवर्नमेंट कुछ ना कुछ में मार्जिन ऐड करके देता है, मतलब कॉस्ट प्लस में कभी लॉस नहीं हो सकता, ये समझ रहे आप लोग? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस नहीं हो सकता। लॉस कहां हो सकता है? फिक्स्ड। इसलिए यहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज होता है। तो देखो क्या बोलता है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू अ फिक्स प्राइस और अ फिक्स रेट ऑफ यूनिट और आउटपुट व्हिच मे सब्जेक्ट टू द एस्केलेशन क्लॉज। चलो ये जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर इज रिइंबर्स्ड for allowance or otherwise defined as a cost plus markup। markup मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना। आगे चलता हूं। सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या है? क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक करना है। एस 3 बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना रेवेन्यू बुक होगा। बाहर जा रहा है, ठीक है, ये कनेक्ट है फिलहाल, मुझे स्विच मारना है। कितने बजे तक लेक्चर है? जब तक ICDS खत्म नहीं होगा तब तक। आज खत्म करना है सिलेबस। तब पहुंच कर अब ICDS 3 जो है ना, वो कितना रेवेन्यू बुक होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी भी बात करता है।
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रीजनेबल सर्टेनिटी है ऑफ इस अल्टीमेट कलेक्शन। आपको लगता है कि आपको पैसा मिलेगा, मिला है क्या, रिसीव हुआ है क्या, मुझे बोलो, चलो बोलो। Voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग। सर फिर से बोलो। मैंने बोला Voice. कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो आपको तभी बुक करना होता है जब आपको रीजनेबल सर्टेनिटी है कि आपको पैसे मिलेंगे। क्या मिले पैसे आपको अभी? नहीं। नहीं। Right. तो पैसे मिले नहीं, फिर भी उन्होंने बोला रेवेन्यू बुक कर दो। इनकम टैक्स वाले है ना, रेवेन्यू बुक कर दो, आप रीजनेबल है ना, आपको लगता है कि पैसे मिल जाएंगे तो इनकम बुक कर देना। ओके, इनकम बुक कर देना। और फिर क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल कंप्राइज ऑफ। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, सुना आप लोगों ने? रिटेंशन मनी, ये रिटेंशन मनी क्या होता है समझा आपको? हाँ. कॉस्टिंग में पढ़ा है आपने रिटेंशन मनी वगैरह, कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? अगर पकड़ लो 1000 करोड़ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 1000 करोड़ का मेरा बिलिंग भी हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है आपका मैं 15% रखूंगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट बोलता है 15% आपका डिडक्ट होगा क्योंकि रिटेंशन रखा जाता है, आगे जाके कभी कभी डिफॉल्ट होता है, तो आपको अभी मिलेगा 850 और 3 साल के बाद मिलेगा आपका 150 आपको मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना बुक होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना बुक होगा? आपने बिल सबमिट किया 1000 का, ठीक है ना, आपने बिल सबमिट किया 1000 का, लेकिन आपको गवर्नमेंट ने दिया 850, 150 आपका रिटेन करके रखा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा, तो आपका रेवेन्यू कितना? 1000 यहाँ पे दिख रहा है ना, इंक्लूडिंग रिटेंशन। आपको पैसे मिले नहीं है, फिर भी वो मिलेंगे ना, आगे जाके मिलेंगे। आप डिफॉल्ट नहीं करोगे तो पैसे मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो आप बैड डेट करके रिकॉर्ड कर देना, ठीक है ना। अभी आपको इसको रेवेन्यू करके बुक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है रिटेंशंस आर अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग व्हिच आर नॉट पेड अंटिल द सैंक्शन of the conditions specified in the contract for the payment of such amount until the amounts or until the defect have been rectified। कभी कभी डिफेक्ट होता है, बोलते देखो अगर आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया, रोड आपने बनाया, रोड में क्रैक आए हुए, जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक आपको रिटेंशन मनी रिलीज नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। प्रोग्रेस बिलिंग आर अमाउंट बिल फॉर द वर्क परफॉर्म whether or not they have been paid by the customer। प्रोग्रेस बिलिंग मतलब बिल होते जाता है, इसको प्रोग्रेस बिलिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बिलिंग करते जाता है, बिलिंग करते जाता है, उसमें से गवर्नमेंट को जितना लगता है उतना ही बिल वो लोग रिलीज करते हैं, उसको प्रोग्रेसिव बिलिंग बोलते हैं। वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क क्लेम एंड इंसेंटिव पेमेंट। सर अगर वेरिएशन हुआ तो टू द एक्सटेंट दैट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू। अगर आपको लगता है कि वेरिएशन हुआ है, एस्केलेशन हुआ है, और आपको लग रहा है कि एडिशनल पैसा मिलने वाला है, तो एडिशनल पैसा भी आप जोड़ दो। और दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड। आपको लगता है ना रिलायबली आप मेजर्ड कर सकते हो, आपको उसका अमाउंट पता है। आपको ये नहीं पता, गवर्नमेंट आपको कभी कभी ऐसा बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, लेकिन अगर आपने 2 साल में अगर कंप्लीट किया ना, आपको हम 5% का अवार्ड और देंगे। तो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और 3 साल में कंप्लीट करना था, आपने कंप्लीट तो 2 साल में किया, तो 1000 करोड़ का 5% तो 50 करोड़ आपको मिलेगा। जब आपको लगता है कि 50 करोड़ मिलेगा तो आप रिटर्न उसका बुकिंग कर देना, ऐसी यहाँ पे बात हुई है। चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा सारे कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट दैट आर एट्रिब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, अलोकेशन होगा उसका, ठीक है ना। सच अदर कॉस्ट आर स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई स्पेसिफिक कॉस्ट होगा तो वो भी। एंड अलोकेटेड बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद आईसीडीएस ऑन बोरोइंग कॉस्ट। अगेन आईसीडीएस ऑन बोरोइंग कॉस्ट मतलब आईसीडीएस 9। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक आपने लोन लिया होगा तो इस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को चार्ज होगा, जनरल लोन होगा तो शायद नहीं होगा। These costs shall be reduced by incidental income. This cost shall be reduced by an incidental income, not being in the nature of interest, dividend, capital gain, that is not including in the contract revenue। बोलता है कि ये जो सारे कॉस्ट है ना, ये जो कुछ इंसिडेंटल इनकम कमाया आपने, जैसे स्क्रैप बेचा आपने। मुझे एक बात बताओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे आपको कोई स्क्रैप आया, स्क्रैप फेंक दोगे क्या? स्क्रैप नहीं, स्क्रैप है, फेंक दोगे आप? नहीं, नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ना, उसमें अगर कोई इंसिडेंटल इनकम हुआ तो उसको माइनस कर देना। मैं बोला ठीक है माइनस कर देंगे।
लेकिन बोलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन को माइनस मत करना। क्यों? क्योंकि इनको सेपरेटली चार्ज करना होता है। इनको हम कैसे चार्ज करते हैं? सेपरेटली चार्ज करते हैं। इनकम टैक्स में इसको सेपरेटली चार्ज किया गया है, ठीक है। Cost that cannot be attributable to any contract activity cannot be allocated to a contract shall be excluded from the cost और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है अगर कोई स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं होगा, एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा, तो आप उसको माइनस करो, उसको पीएनएल, जनरल पीएनएल में चार्ज कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। रिकॉग्निशन, तो हम सर कितना, हम बुक कितना करेंगे? अगर मेरा 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और करंट ईयर में खाली 30% अगर कंप्लीट हुआ तो खाली 30% करना है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कौन सा मेथड हम यहाँ पे फॉलो करते हैं? जल्दी बोलो। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट associated with the construction should be recognized as a revenue and expense respectively by reference to stage of completion, ठीक है ना। एक्टिविटी ऑन रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च पे देखो कि कितना कंप्लीट हुआ है। The recognition of revenue and expenses by reference to the stage of completion of contract is referred to as the percentage of completion method, POCM, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है। मुझे एक बात बताओ, आगे जाके लाइफ में कभी कभी एस्टीमेट चेंज होते हैं कि नहीं? आपने कॉस्टिंग में किया होगा, आगे जाके एस्टीमेट चेंज होते हैं कि नहीं? होते हैं। होते हैं। तो जब जब एस्टीमेट चेंज हो जाएंगे उसके वैसे वैसे इफेक्ट दे देगा, कोई नहीं, जिस ईयर में एस्टीमेट चेंज हो जाएंगे उस ईयर में इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्लोजर क्या क्या आ रहा है? A7 से ICDS 3 से अ पर्सन शैल डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करेगा? अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द पीरियड, कितना इस पीरियड में ले रहा है, मैंने बोला 30%, तो 30% रिकॉर्ड करेगा। एंड मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने कौन सा मेथड यूज किया था ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पर्सन शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस ऑन रिपोर्टिंग डेट। कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एंड रिपोर्टिंग डेट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट चालू है, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए। ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड के लिए होगा। अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, और लॉस होगा तो रिकॉग्नाइज लॉसेस भी, एंड अमाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड एंड अमाउंट ऑफ रिटेंशन, एडवांस कितना लिया, रिटेंशन कितना, ये सब। एक नोट यहाँ पे लिख देना जो आपके अकाउंट्स के अगेंस्ट है, डू नॉट रिकॉर्ड expected losses, record only actual loss। आपका A7 एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करने बोलता है, ऐसा कुछ भी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला, इसलिए मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म, मैंने पहले से ही बोला है, ICDS विल नॉट फॉलो कंजर्वेटिज्म मैकेनिज्म। ये लास्ट पॉइंट समझा जो मैंने नोट में लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, मेरे पास 6 मिनट का टाइम बचा है, नया ये चालू करने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड करो और लॉग इन करो 10:45 को, तब तक जितने हुए हैं उतना पढ़ लो। 10:45 लॉग इन करो, 9 मिनट में 10:45 पे चलो।